हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, BA चैप्टर 4 कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो प्रीवियस जो 3 चैप्टर्स थे 1 to 3 वो मैंने एक्सप्लेन किए थे, उन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए थे आपके साथ। वो चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर 4 आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके 4 चैप्टर के जो भी डाउट्स रहेंगे BA में वो सारे यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। एक्चुअली एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, आयुष शाह, उनका कमेंट था। जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि चैप्टर 4 और 5 उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट्स हो, एक्सप्लेन मैं करी, उसके बाद अगर आपको जिस भी पॉइंट पे डाउट लगे आप उसी टाइम पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 है, उसका यहाँ पर टाइटल जो है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो इन तीनों के आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए कि ये तीनों क्या चीज़ है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस जो हम करते हैं ओरली, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 2 टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। कम्युनिकेशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे, मैसेज को ट्रांसफ़र करना, मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, ये सब कम्युनिकेशन में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद ई कॉमर्स जो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन बेसिस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के बेसिस पे होते हैं, वो सारे ई कॉमर्स में आते हैं। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़, परचेज, सेल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी ऑनलाइन बेसिस पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो सब ई कॉमर्स में इंक्लूडेड रहेगी। और लास्ट टॉपिक जो होता है आउटसोर्सिंग मीन्स जिसका भी बिजनेस है या जो भी फर्म है, कंपनी है, वो बाहर से किसी और नेक्स्ट अदर जो पार्टीज़ होती है, अदर स्किल्स वाले ऐसी जो पर्सनालिटीज़ होती है उनको हायर करती है अपने किसी वर्क को करने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और मैं पूरा आपका जो टेक्स्ट बुक में कोर्स है, ये जो टेक्स्ट बुक के आप पेजेस यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हीं को मैं बहुत शॉर्ट वे में और यहाँ पर मैं आपको टिक भी कराती जाऊँगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे और वेटेज क्या क्या रहेगा, मार्क्स का कितने मार्क्स में कौन सा टॉपिक यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये इंट्रोडक्शन आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ई कॉमर्स और कम्युनिकेशन इन सब का यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन है सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मीनिंग और डेफिनेशन जो आपको टिक कर लेनी है यहाँ पर 1 मार्कर में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन क्या होता है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन मीन्स यहाँ पर जो वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, इन दोनों वर्ड को यहाँ पर चेंज कर दिया और कम्युनिकेशन वर्ड यहाँ पर लॉन्च हुआ, वर्ड लाया गया जो लैटिन वर्ड से आया है। कम्युनिकेशन का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे कम्युनिकेशन इज़ द 2 वे प्रोसेस जिसमें आप सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स और आप टारगेट करते हैं कि आपको कन्वे करना है कोई मैसेज एक से दूसरे पर्सन को, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा प्रिमिटिव अर्लियर टाइम्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता था, मीन्स जब बहुत पहले अर्लियर टाइम्स में यहाँ पर लोगों को लैंग्वेजेस पता नहीं होती थी, ना वो राइटिंग स्किल्स जानते थे, इसलिए वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया करते थे, जिसमें वो साइंस और एक्सप्रेशन से सब कुछ डिस्क्राइब कर देते, एक्सप्लेन कर देते थे, तो उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें राइटिंग एंड ओरल स्किल्स आती है, या तो आप राइट करके कुछ भी लिख के मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और एल्स ओरली आप जो मैसेज सेंड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सब वर्बल में आता है। और नॉन वर्बल प्रोसेस होती है जिसमें साइंस और एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक उसी पे बेस्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन वर्बल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज़ इन रिटन और इन ओरल फॉर्म, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर ओरल और रिटन फॉर्म में रहेगी।
उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी यही सब चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है। मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से एक्सप्लेन करती रहूँगी, बिकॉज जो स्टूडेंट्स जिनकी एग्ज़ाम्स है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आप ये सब टिक कर सकते हैं जो 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो ये लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज की जाती है वो सिग्नल्स, फिज़िकल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एंड आई एक्सप्रेशन से यहाँ पर एक दूसरे को आप समझा सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिटन फॉर्म और एनी ओरल फॉर्म। तो उसे यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, स्कल्पचर, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, मैप्स, कैनन, सैल्यूट, सायरन, ये सब भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो आई होप आपका यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेज आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 का था। अब यहाँ पर लास्ट में इस फर्स्ट जो पेज नंबर 32 है वहाँ पर आपको लास्ट में डेफिनेशन दी गई है कम्युनिकेशन की, जो भी आप टिक कर सकते हैं। ये भी 1 मार्क्स में, और एल्स यहाँ पर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना के MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस। हम स्पीच से थॉट्स और ओपिनियन को जो एक्सचेंज करते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड रहती है। कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल रिगार्डिंग नॉलेज, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। तो इसमें एक सेंडर होता है जो सिलेक्ट करता है एक प्रॉपर मीडियम, और वो इफ़ेक्ट करता है रिसीवर को। अब आप कोई भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंडर होगा, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर मैसेज कुछ दे रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं अभी सेंडर हूँ, जो यहाँ पर पहले मैंने एक मीडियम सिलेक्ट किया कि मैं किस मीडियम से आप तक ये मैसेज कन्वे करूँगी। तो यहाँ पर दो पीपल इन्वॉल्व रहते हैं या 2 से ज़्यादा भी होते हैं, बट जो स्टार्टिंग मिनिमम यहाँ पर 2 पर्सन्स जब कम्युनिकेट करते हैं तब उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो 2 पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं मिनिमम, और फिर वो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स यहाँ पर होते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद उसमें और पीपल्स भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, तो इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है कि प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, जिसमें इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिसीव्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग the data. Example, if we collect price of things of different sources and then these prices are data, बट these डिटेल्स लाइक मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस एक्सेट्रा आर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर नॉलेज गिवन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट टॉपिक, बट जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये जो टेबल आप देख सकते हैं, ऐसा टेबल आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब ये क्यों यहाँ पर दिया गया है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट बुक में गिवन है कि आप मैसेज का क्रिएशन कैसे कर सकते हो। जो फर्स्ट प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, उसमें फ़र्स्ट स्टेप यही आता है कि आप मैसेज क्रिएट करो जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस गिवन है कि यहाँ पर जो डिटेल चाहते हैं, जैसे कि व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आपको ये मैसेज क्रिएट करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या मैसेज यहाँ पर चाहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है। उसके बाद स्टेप्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। तो आपने मैसेज फॉर्मेशन कर लिया कि आपको ये मैसेज कन्वे करना है, किसी से कुछ डिटेल्स मांगनी है इस मैसेज के रिगार्डिंग। उसके बाद ये मैसेज जो है वो एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन से।
इस इंफॉर्मेशन को मैसेज थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा, जो मैसेज ओरली, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में किया जाएगा। ये जो एक्सचेंज होगा वो यहाँ पर कम्युनिकेशन की ये 3 ही फॉर्म्स होते हैं, ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है, जो सेकेंड स्टेप आता है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ मीडियम्स। अब आपको आपने मैसेज तो यहाँ पर रेडी कर लिया कि आपको क्या पूछना है, बट अब आप कौन से मीडियम को सिलेक्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर सेंडर होता है, जो सेंड करता है मैसेज, वो सबसे पहले एक मीडियम सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक टेलीफोन का मीडियम उसने सिलेक्ट कर लिया कि वो टेलीफोन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेंड करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, टू सेंड मैसेज। अब सिलेक्शन के बाद वो मैसेज को सेंड कर देता है। उसके बाद फोर्थ में टू एक्सेप्ट द मैसेज। अब जो रिसीवर है वो उसका मैसेज एक्सेप्ट करेगा कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ में इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। जो रिसीवर है वो सेंडर के मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा और उसके बारे में यहाँ पर कुछ सोचेगा कि वो किस तरह से उसका रिप्लाई दे। उसके बाद 6 पॉइंट होता है, 6 स्टेप, रिप्लाई टू द मैसेज। उसने सब देख लिया, समझ लिया कि वो क्या चाहते हैं। अब वो रिप्लाई कर रहा है, जो रिसीवर है वो रिप्लाई करेंगे उस मैसेज को अकॉर्डिंगली। जो भी इंफॉर्मेशन, जो आंसर इस चीज़ का रिप्लाई होगा वो यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो ये हमने पूरे स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस देखे। इसमें से आपको ये जो साइड्स में 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। एक्चुअली ये जो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं ये सब यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ये मेन 6 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर मार्क कर लेने कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है। उसके बाद मीनिंग ऑफ इंटरनेट। तो अब कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इंटरनेट की कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है। सबसे पहले आपको इंटरनेट के बारे में बताया गया है। इंटरनेट जो वर्ड है वो कैसे डिराइव हुआ। तो इंटरनेट वर्ड इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क, इंटर एंड नेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर कनेक्शन का इंटर और नेटवर्क का नेट। इस तरह से इंटरनेट पूरा वर्ड यहाँ पर डिराइव हुआ है। इस यहाँ पर इंटरनेट का मीनिंग जो होता है वो होता है जो लार्ज नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला यहाँ पर कनेक्शंस जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसे इंटरनेट कहा जाता है, जिसमें नेट, इंफॉर्मेशन और सुपर हाईवे, साइबर स्पेस एक्सेट्रा ये भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर जब भी ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स कहीं पे भी गैदर हुए हो इस पर्पज़ से कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तब यहाँ पर उसे नेटवर्क कहा जाता है। सबसे पहले आपको नेटवर्क का मीनिंग मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि नेटवर्क क्या होता है। बहुत सारे गैजेट्स, कंप्यूटर्स इस पर्पज़ से अगर गैदर होते हैं कहीं एक जगह पे, एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उनका पर्पस ये होता है कि वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स शेयर करेंगे, तब वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब उनको नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, जो ओनली एंड ओनली पॉसिबल होता है थ्रू अ इंटरनेट। तो ये जो नेटवर्क होता है उसमें और यहाँ पर उस प्रोसेस को फर्दर ले जाने में इंटरनेट हेल्प करता है। तो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इन 2 पैराग्राफ्स में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हमने देखे, ये नेटवर्क्स 4 टाइप्स में डिवाइडेड है और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर सेक्शन बी जो आता है 2 मार्कर्स क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये 4 कैटेगरीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। जो आपने देखा कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर कहीं पे भी गैदर हो रहे हैं साथ में मीन्स वो वास्ट प्लेसेस में भी अलग अलग जगह से एक साथ गैदर होके डिसाइड करते हैं कि शेयर करेंगे 4 या 5 कंप्यूटर्स के बीच में एक इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, उस पर डिस्कशंस होंगे। तो वो सारे नेटवर्क्स 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कैसे कैसे नेटवर्क्स होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ये 2 मार्कर्स क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। फर्स्ट है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स जो है वो सर्टेन प्लेस पे कनेक्टेड होते हैं विथ वायर्स और विदाउट वायर्स। लोकल एरिया मीन्स बहुत नज़दीक में एक ही एरिया में वो कनेक्टेड होते हैं, तो वायर से भी कनेक्ट हो सकते हैं और एल्स विदाउट वायर्स भी कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क में एक ही कैंपस होता है, जैसे कि कोई एक हॉस्पिटल हो गई, एक बड़ी ऑफिस हो गई, और या फिर एक ही पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ में वहाँ पर जनरेट हुए हैं और वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक ही कैंपस में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स, तो वो नेटवर्क जो क्रिएट होता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क कैन होता है। उसके बाद मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें मीन्स ऑफ जो कंप्यूटर होते हैं वो यहाँ पर एक सिटी के अंदर या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी, तो यहाँ पर वैसे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटीज़ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे अहमदाबाद टू गांधीनगर हो गए, या फिर एक ही स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, वो मैन में आएंगे। और लास्ट जो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर्स जो है वो ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी फिज़िकल बाउंड्रीज़। तो फिज़िकल बाउंड्रीज़ के बिना भी ग्लोबली पूरे इंडिया में या फिर विथ फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर जैसे जो कनेक्टेड रहते हैं वो सारे वैन में आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा, ये 4 जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये जो लास्ट 4th पॉइंट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसे और 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और डिफ़ाइन किया गया है फर्दर 2 पार्ट्स में, एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंटरप्राइज वैन जो होता है वो एक ही एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे चलने वाले कंप्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट करता है। जैसे इंडियन रेलवेज़ में अगर पूरा कनेक्टेड है तो पूरी जो ऑफिस है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे, तो उसे एंटरप्राइज वैन कहा जाता है। जो एक ही बड़ी एंटरप्राइज होती है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसे। और एक होता है ग्लोबल वैन। ग्लोबल वैन में यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स www.in इस तरह से वेबसाइट्स के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट और ऑडियो विजुअल पिक्चर्स टेक्स्ट इन सभी की हेल्प से सबको कनेक्ट करके रख सकती है, वो यहाँ पर ग्लोबल वैन में कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट के मेन फंक्शंस एक्सप्लेन करना है। मेन फंक्शंस ऑफ इंटरनेट यहाँ पर दिखाए गए। फर्स्ट होता है कांटेक्ट विथ अदर पर्सन्स। तो इंटरनेट की हेल्प से हम वास्ट डिस्टेंस में कहीं पे भी किसी भी पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कोई भी हम चाहें तो इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, कभी भी आपको किसी भी चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले ब्राउज़र कोई भी यूज़ करेंगे, क्रोम, गूगल, वहीं पे आप सर्च करते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए इंटरनेट का मेन रोल रहता है यहाँ पर। थर्ड जो है द कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, रेलवे टिकट्स अवेलेबल हो गए, तो ये सारे जो और भी सिस्टम होते हैं उनके साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए इंटरनेट हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पर सिंपल सी पेज नंबर 35 से एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई है। मैं बहुत शॉर्ट में उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। द सर्च इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। यहाँ पर अब आप इंटरनेट से सर्च कैसे कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कैसे आप ले सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो सबसे पहले जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंटरनेट से, तो आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे फायरफॉक्स हो गया। इस तरह के ब्राउज़र्स आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। सेकेंड, आप उसमें से फिर सर्च इंजन सिलेक्ट करेंगे। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सर्च इंजन है गूगल, तो आप गूगल पे जाएंगे जो www.google.co.in, जो इस तरह का आप यहाँ पर इंटरफेस उसमें देख सकते हैं। गूगल इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर जो सर्च बार होता है उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे। उसका जो नेम होगा वो यहाँ पर टाइप करेंगे कि आप किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि लायन।
तो आप लायन पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लायन यहाँ पर टाइप करेंगे, जिसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशंस आपके पास आएगी। बट उससे पहले आपको यहाँ पर वेबसाइट्स दिखाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स के। आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, विद थ्रू यूट्यूब से जानना चाहते हैं, उसकी एनसाइक्लोपीडिया देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मीडियम चूज़ करना होगा, वेबसाइट चूज़ करनी होगी। वेबसाइट चूज़ करने के बाद आपको पूरी फुल डिटेल उसकी मिल जाएगी, विद इमेजेस भी आप देख सकते हैं जो भी आपने सर्च किया हो। तो यहाँ पर पूरी की पूरी इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोसेस दिखाई गई है। अब कम्युनिकेशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और ई कॉमर्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है वो मैं एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ई कॉमर्स मीन्स जो बाइंग, सेलिंग और बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन बेसिस पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होती है, वो सब ई कॉमर्स में इंक्लूडेड रहती है। ई कॉमर्स में परचेज, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, कंपैरिजन्स ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए, ईमेल्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो ये सब इन ई कॉमर्स में यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद ई कॉमर्स का आप यहाँ पर रीड कर लीजिए, और जो मेन टॉपिक यहाँ से आता है वो है फील्ड। अब ई कॉमर्स जो है वो कौन कौन सी फील्ड में वर्क करता है। ई कॉमर्स सिर्फ इन 4 बेसिक फील्ड्स में वर्क करता है। इन 4 फील्ड्स के अलावा यहाँ पर ई कॉमर्स में कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4 फंक्शंस यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो ई कॉमर्स की रहती है। फर्स्ट होती है B2C, बिजनेस टू कस्टमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर्स टू कस्टमर्स एंड कस्टमर्स टू बिजनेस। इन सभी टॉपिक को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर्स। ऑनलाइन जो आप ट्रांजैक्शंस देखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स आपको पता होगा, जिसमें डायरेक्ट आप जो बिज़नेस यूनिट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर उनसे आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हैं, और डिलीवरी जब प्रोडक्ट की मिल जाए उसके बाद आप ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर्स की यहाँ पर सर्विसेज होती है ई कॉमर्स में, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर जो होते हैं वो बिज़नेस यूनिट्स में कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये फास्ट और इजी प्रोसेस होती है, जिसमें कोई भी मिडल मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। उसके बाद है B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस। अब 2 बड़ी बिज़नेस यूनिट्स हो, अगर वो चाहती है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने प्रोडक्ट्स, या फिर डीलर्स होते हैं, तो वो जो भी स्टॉक लिस्ट ये सब बनाना चाहते हैं और बल्क में प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इसमें 2 बिज़नेस यूनिट्स आ जाती है सामने सामने, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती है, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस। और ये एक्टिविटी भी ऑनलाइन बेसिस पे हो सकती है, जो ई कॉमर्स में इंक्लूडेड है। अब थर्ड टॉपिक जो है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें कस्टमर्स जो डायरेक्टली दूसरे कस्टमर्स को कुछ भी सेल कर सकते हैं और किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आपने OLX, क्विकर, ये सब साइट्स के नाम सुने होंगे, जिसमें कोई बड़ी बिज़नेस यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट इंडिविजुअल कस्टमर्स आते हैं। अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट है जो वो सेल करना चाहते हैं, तो 1 या 2 प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वो डाल सकते हैं वेबसाइट पे, और अगर किसी दूसरे कस्टमर ने सर्च किया और उसको रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, तो वो उससे परचेज़ कर लेगा। जैसे ई ऑक्शन साइट्स भी होती है जहाँ पर ऑक्शंस होते हैं, तो अगर कोई वैल्यूएबल वहाँ पर चीज़ें, प्रोडक्ट्स कुछ वहाँ पर सेलिंग हो रही है, तो उसकी ई ऑक्शन भी होती है। तो इस तरह से कस्टमर टू कस्टमर भी ई कॉमर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। लास्ट है फोर्थ, कस्टमर्स टू बिज़नेस। अब कस्टमर्स बिज़नेस में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ई कॉमर्स कैसे उनके साथ कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। पहले जो फर्स्ट देखा था बिज़नेस टू कस्टमर्स, उसमें बिज़नेस यूनिट्स जो थी वो सेल करती थी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बिज़नेस यूनिट्स को सेंड कर सकती है, सेल कर सकती है। तो कैसे होता है, यहाँ पर कस्टमर्स चाहें तो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट पे वो अपने प्रोडक्ट्स जो भी, जैसे हैंडीक्राफ्ट के कोई प्रोडक्ट्स अच्छे बनाने आ रहे हों,
कोई भी चीज़ जो अच्छी से अच्छी अगर किसी कस्टमर की स्किल्स हो तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, फिर अपनी वेबसाइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन डालता है, और अगर किसी बिज़नेस यूनिट्स को अच्छा लगा तो वो बल्क में उसके ऑर्डर्स दे देता है कि ये हमें इतने यूनिट्स इसके चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कस्टमर डिसाइड करता है कि किस प्राइस में उसे सेल करने हैं वो सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस यूनिट्स को, करने भी है या नहीं, और पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी, तो ये सब कस्टमर डिसाइड करता है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स हमने ई कॉमर्स के देखे, फील्ड्स जहाँ पर ई कॉमर्स यहाँ पर वर्क करता है। लास्ट है यहाँ पर रिक्विजिट इक्विपमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस देने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहती है जो www. इस तरह से स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो है ऑनलाइन वो कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़फुल रहते हैं, इसमें हेल्पफुल रहते हैं। उसी से आप यहाँ पर वही एक मीडियम होता है इंटरनेट का जिससे आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़। आपको यहाँ पर सारी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ मिलती है जिसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो उनकी डिटेल्स डालनी होती है, और उसी के बाद यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यही सब चीज़ थोड़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। आपने भी ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स अगर कभी परचेज़ किए होंगे, ऑर्डर किए होंगे, तो आपको पता होगा सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें जो ऑर्डर कर रहे होते हैं कस्टमर्स वो अपने एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और वन टाइम पासवर्ड, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए साइट आपको अलग से पासवर्ड देती है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको शॉपिंग कार्ट भी पता होगा, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट सभी ऑनलाइन साइट्स पे आपको कार्ट्स की फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप कार्ट में पूरी लिस्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। देन पेमेंट सिस्टम। अब पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डिजिटली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी। अब जो मोड ऑफ़ पेमेंट्स है उन्हें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कैश ऑन डिलीवरी, सबसे पहले COD आता है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। जब भी आपकी डिलीवरी प्रोडक्ट की आपको मिल जाए तब आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है चेक। चेक का भी यहाँ पर इतना रोल नहीं रहता है, अब चेक का इतना नहीं रहा है, बट चेक भी पेमेंट का एक ऑप्शन है जहाँ पर जो बिज़नेस यूनिट्स होती है वो कलेक्ट कर लेती है कस्टमर से चेक उस अमाउंट का। थर्ड होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर अमाउंट। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ भी होती है। और डिजिटल कैश, डिजिटल कैश में जो बैंक होती है वो यहाँ पर ई कैश प्रोवाइड करके देती है जो एक्चुअली आपका अमाउंट बैंक में होगा। तो यहाँ पर एक ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर मिलता है बैंक की तरफ से जिसमें आपका ई कैश होता है, उतने पॉइंट्स होते हैं, उतना कैश आपका दिखा रहा होता है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं। रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क ऑफ डेटा, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल और सीक्रेट डेटा, जो भी सारे होते हैं ये सारे आपकी प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, ये सब अगर यहाँ पर हैकर्स आपको पता होंगे, वायरसेस, तो ये सब इसमें डेटा कलेक्शन में आते हैं। फिर आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई रिस्क, उसकी सिक्योरिटी अगर आपको दे रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वाले जो भी साइट्स है वो, तो इस तरह से आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। बहुत सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करी हूँ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग होता है बाहर से किसी अच्छी स्किल्स जिसमें हो उस पर्सनालिटी को हायर करना, जिसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग जो है वो 2 टाइप्स में की जाती है, एक BPO एंड सेकेंड इज़ KPO। BPO में आता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और
KPO का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट्स और फील्ड्स ऑफ BPO देख लेते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर आप बिज़नेस की जो भी प्रोसीजर्स होती है, बिज़नेस में जो जो फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे परचेज, सेल, बिल्स बनाने होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंपनी जो होती है वो बाहर के लोगों को दे देती है। दूसरी कोई भी छोटी छोटी ऐसे ग्रुप्स होते हैं बने हुए, उन ग्रुप्स को बोल देते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट का काम संभालो, आप एडवर्टाइजिंग करो हमारे बिज़नेस की, और हम आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। तो इस तरह से उसकी आउटसोर्सिंग की जाती है। मीन्स बिजनेस यूनिट्स का टाइम भी कंज्यूम होता है और वो किसी और एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं, जैसे सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से BPO जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, इसका मतलब यही होता है कि किसी और ग्रुप को आप थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दे वर्क, और उनको उसके बदले में थोड़े मनी मिल जाएंगे। इससे कॉस्ट कटिंग होती है। फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ कंपनी, जैसे कि मैंने कहा कि वो प्रिंसिपल वर्क्स पे फोकस कर सकते हैं, तो बाकी के जो छोटे वर्क होते हैं वो सब वो आउटसोर्सिंग के लिए दे देते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंसी टू केटर द डायनेमिक डिमांड, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती है BPO की। उसके बाद स्कोप ऑफ BPO, स्कोप ऑफ BPO होती है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग, परचेजिंग, डेटा, ये जो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग होती है ये भी फंक्शंस किए जाते हैं। और अगर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के फंक्शंस है वो भी BPO में किए जाते हैं। और लास्ट है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज है। क्वेश्चन आंसर्स के बाद में लास्ट पार्ट में आपको सभी के फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे जो भी 1 मार्क में पूछे जाते हैं। अब KPO क्या होता है यहाँ पर वो देख लेते हैं। KPO में BPO में जिस तरह से पूरा प्रोसेस जो था वो आउटसोर्स करते थे, अब यहाँ पर नॉलेज होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए आउटसोर्सिंग से लेते हैं। किसी की स्किल्स, किसी का नॉलेज जो यहाँ पर हमारे बिजनेस में यूज़फुल रह सकता वो यहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल्स, अगर बिजनेस में थोड़े टाइम के लिए किसी एक्सपर्टीज़ की और किसी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो थोड़े टाइम के लिए वो किसी अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर को रखते हैं जो बिज़नेस को अच्छे से हैंडल कर सके और थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के कुछ आइडियाज़ दे सकें। इस तरह से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और लास्ट में दिया गया है स्कोप ऑफ KPO। तो स्कोप ऑफ KPO कहाँ कहाँ रहता है, जैसे कि कहीं पे डिज़ाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। तो ये सारे फील्ड्स रहते हैं जहाँ पर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया जाता है। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर स्कूल है तो स्कूल का मेन वर्क होता है एजुकेशन देना, बट उसके साथ साथ जो भी सर्विसेज स्कूल में दी जाती है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटीज़, स्टेशनरीज़ की, तो अगर स्कूल इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी, कैंटीन और स्टेशनरी पे, तो वो अपने मेन जो उनका टारगेट होता है एजुकेशन का, उससे पीछे रह जाएगी। इसलिए वो आउटसोर्सिंग करते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें वो और दूसरी कंपनीज़ को हायर करते हैं, तो वो स्टेशनरी शॉप्स या फिर कैंटीन्स यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह के यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप जिनके भी डाउट्स थे रिलेटेड टू 4th चैप्टर, उनके यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।